हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल सारांश एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीटेट से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में काफ़ी सहायक होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विद्यार्थियों की उनकी प्रवेश, प्राकृतिक संशोधन तथा जीविका से संबंधित ज्ञान आधारों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था करना उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों में शिक्षक केंद्रीय शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस व्यवस्था में छात्र अपना सारा ध्यान शिक्षक पर रखता है और जब शिक्षक बात करता है तब छात्र बेहतर ढंग से सुनता है। इसमें शिक्षक का संपूर्ण नियंत्रण बालक पर होता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ योजना और इकाई योजना को इस ओर अंगत करना चाहिए कि वह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधियों को कैसे बदलता है। और इसके बारे में जानते हैं। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इस कक्षा में शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षक को अपनी पाठ योजना और इकाई योजना को इस तरह व्यवस्थित करना होता है जिससे सभी बालकों का समान बौद्धिक विकास हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों के अधिगम का आकलन करने हेतु उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, दैनिक परीक्षण। अधिगम का अर्थ है सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है और व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। अगर शिक्षार्थियों के अधिगम का आकलन दैनिक किया जाए तो वह ज़्यादा प्रभावी होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ है, वह कौन सा बालक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, पिछड़ा बालक। अब इसके बारे में जानते हैं। तो वे छात्र जो अपने आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, ऐसे बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जो बालक अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य सामान्य है उससे करने में असमर्थ है तो पिछड़ा बालक होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, स्कूल में समायोजन। अब इसके बारे में जानते हैं। तो वैसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता एवं क्रियाकलाप योग्यता के बल पर विशेष शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इन्हें किसी पाठ्यक्रम को समझने में सामान्य बालक से कम समय लगता है तथा बचे हुए समय का अन्य सृजनात्मक कार्य में समायोजन कर देना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बालक का सामाजिक नेतृत्व निम्नलिखित में से किस तकनीक से निर्धारित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, समाज नीति तकनीक। अब जानते हैं समाज नीति तकनीक के बारे में। तो बालक के समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे आगे चलकर वह सामाजिक नेतृत्व में निपुण हो और यह गुण उसमें समाज नीति तकनीक से आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, अवांछित विश्राम। अब इसके बारे में जानते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों में अधिगम क्षमता अच्छी होती है, अर्थात बालक में ज्ञात्मक कौशल विकसित करने के लिए यह आवश्यक है हस्तलेखन, नियमित अभ्यास व सीखने के लिए क्रियाकलाप हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि उत्तम अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन का बुनियादी आधार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर
1 अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्र को सौंप दिया जाए। अब इसके बारे में जानते हैं। तो अनुशासन का अर्थ है स्वयं पर शासन, जो मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। शिक्षण कक्षाओं में उत्तम अनुशासन बनाए रखने के लिए जो अतिरिक्त उपाय करने होते हैं, जैसे छात्रों में दंडात्मक भय, नियमित कार्य योजना एवं छात्रों की मौलिक प्रवृत्तियों की उपचारात्मक सहायता। लेकिन यदि छात्रों को अनुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा तो अनुशासन संभव नहीं हो पाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि खेल आधारित शिक्षण पद्धतियाँ प्रमुख रूप से योगदान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 बाल केंद्रित प्रवृत्ति का। अब बाल केंद्रित प्रवृत्ति क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना है। इसमें बालक की रुचि एवं योग्यता पर ध्यान दिया जाता है और सारे क्रियाकलाप का आधार भी यही होता है जिसमें खेल आधारित शिक्षण पद्धति उपयोगी सिद्ध होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुरूप के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचि एवं संभावनाओं के विकास के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 आत्म अनुशासन। अब इसके बारे में जानते हैं। तो कक्षा में अधिगम के सुचारू एवं प्रभावी संचालन के लिए विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन का होना महत्वपूर्ण है। यह न केवल अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे बच्चों की रुचियों को जानकर संबंधित रुचि से भावनाओं को विकसित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि एक बालक स्वयं खाने के स्थान पर मिल बांटकर खाना पसंद करते हैं, वह बालक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 बहिर्मुखी व्यक्तित्व का। अब इसके बारे में जानते हैं। तो बहिर्मुखी प्रतिभा सम्मान बालक दूसरे बालकों के साथ सहचार्य स्थापित करने में सहज एवं निपुण होता है। वह अन्य बालकों के साथ बोलचाल, क्रीड़ा तथा मिल बांटकर खाना पसंद करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जब शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से संबंधित करता है तो वह क्रिया कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 आत्मसात्कारण। अब इसके बारे में जानते हैं। तो जब शिक्षार्थी अपने परंपरागत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ एवं अनुभव को अपने ज्ञान में आत्मसात करता है, तब यह क्रिया आत्मसात्करण कहलाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत। अब इसके बारे में जानते हैं। तो विकास का अर्थ एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना है। एकीकरण का सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर गमन का सिद्धांत और परिवर्तनशीलता का सिद्धांत विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं, जबकि अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत एक ही स्तर पर रुक जाना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 एक आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्श उन्मुख लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 द्वंद्व। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2 संरक्षण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि किशोर अवस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ
कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, किशोर आत्मकेंद्रिता। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो किशोर अवस्था सामान्यतः 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष के मध्य की अवस्था है। इस अवस्था के दौरान किशोर में आत्मकेंद्रित संज्ञानों का विकास किशोर आत्मकेंद्रितता द्वारा होता है, जिसके अनुसार किशोर को यह विश्वास होता है कि वह अन्य लोगों के साथ ध्यान केंद्र में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूह और संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, उत्तर बाल अवस्था में। अब उत्तर बाल अवस्था को जानते हैं। तो उत्तर बाल अवस्था के दौरान बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है, जिसके कारण बालक सामाजिक समूह तथा संस्थाओं के मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। यह अवस्था 9 से 12 वर्ष के मध्य की अवस्था कहलाती है। तो अगला प्रश्न है कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके। अब इसके बारे में जानते हैं। तो सामुदायिक सेवा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में अच्छे नागरिक के गुण विकसित करना। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके समाहित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता पर व नियंत्रण दिया जाए। अब इसके बारे में जानते हैं। तो पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से अधिक आयु की औपचारिक अमूर्त अवस्था की होती है। फलस्वरूप यह अध्ययन विषयों के संदर्भ में अपनी रुचि अथवा अरुचि व्यक्त करता है, जिसके कारण बलपूर्वक विषयों का अध्ययन की अपेक्षा स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता की अपेक्षा करता है। अतः शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने के लिए स्वतंत्र एवं नियंत्रण दिया जाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि स्टर्नर के अनुसार खेल क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, प्रभाव का नियम। अब इसके बारे में जानते हैं। तो प्रभाव के नियम का तात्पर्य है किसी कार्य की सफलता से अगली सफलता का मार्ग प्रशस्त होना, अर्थात सफलता से ही सफलता मिलती है। यह प्रभाव का नियम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जब बालक डैश अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है तो अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, उपलब्धि। अब इसके बारे में जानते हैं। तो अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों होती है और जब बालक को उपलब्धि प्राप्त होती है तब वह अधिक सफलता के लिए प्रेरित होता है। तो तब यह कार्य को बेहतर और अच्छे ढंग से करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों के कौशल, ज्ञानोपार्जन एवं व्यक्तित्व संबंधित गुण मापने हेतु सरलतम साधन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, मौखिक परीक्षा। अब इसके बारे में जानते हैं। तो मौखिक परीक्षा का मापदंड पठन वाचन शिक्षण पद्धति है, जिससे शिक्षार्थियों के कौशल, ज्ञानोपार्जन एवं व्यक्तित्व का पता चलता है। अर्थात बालक के मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा अच्छा मापदंड है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने वाली बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, निष्क्रियता। अब इसके बारे में जानते हैं।
तो बालक केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना है। इसमें बालक की रुचि, योग्यता एवं व्यक्तित्व का ध्यान में रखा जाता है। बालक केंद्रित शिक्षा में खेल, संतोष एवं बालक की प्रेरणा को महत्व मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता है तो बालक द्वारा किया गया इस कार्य का चिंतन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सृजनात्मक चिंतन। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगिक बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, शिक्षण प्रक्रिया में सिखाने के विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।